नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि जो इंडियन जुडिशरी है वो चरित्रहीन महिलाओं की समर्थक क्यों है। ये बात थोड़ी समझ से परे है। क्या हुआ है कि अगर हम पुराने जजमेंट्स देखते हैं इंडियन जुडिशरी के, जो कि मतलब मैं अगर चर्चा करूं तो 90 या 80 या 75 उस दौर के जजमेंट, ठीक है, उस समय के जजमेंट्स, तो उसमें ये ऐसे जजमेंट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जहाँ पर ये साबित हुआ कि वाइफ जो है वो कैरेक्टरलेस थी, और कैरेक्टरलेस थी इसलिए वाइफ को भरण पोषण नहीं मिल सकता और इजीली हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता था। अभी पिछले लगभग 8-10 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो जुडिशरी है वो चरित्रहीन महिला की समर्थक है। जानबूझ के ऐसे निर्णय पास किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जज साहब को चरित्रहीन महिलाओं की बड़ी चिंता है, और मतलब ये एक नए ट्रेंड को जन्म दिया जा रहा है। कानून की किताब में साफ लिखा हुआ है कि वाइफ अगर चरित्रहीन होगी तो उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। साथ में पत्नी अगर चरित्रहीन है तो पति को तलाक मिलेगा। लेकिन पिछले कई सालों से एक चीज देखने को मिली है कि जुडिशरी अब चरित्रहीन महिलाओं के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक निर्णय देते हुए ये कहा था कि पत्नी शादी के पहले वादा नहीं करती पति से कि वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बनाएगी। अब ये इतना बेशर्मी भरा बयान है एक जज का कि अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए ये कहा कि अगर पत्नी एक बार किसी के साथ सेक्स करती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी को चरित्रहीन मान लिया जाए और उसको भरण पोषण ना दिया जाए। कुछ ऐसा ही जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट के एक जज ने भी दिया। तो ये जो लॉजिक है कि एक बार करे दो बार करे, ये जज कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि कानून की किताब में जैसा कुछ लिखा नहीं है। इसे जजों की व्यक्तिगत सोच कहा जा सकता है। ऐसा ही एक हमारे पास केस है जिसमें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में वो केस लगा, जिसमें कि पत्नी ने खुद एडमिट किया है कि वो कैरेक्टरलेस है। तो तब जज साहब ने सुनवाई करते हुए पति से कहा कि पत्नी को माफ कर दो, पत्नी को माफ नहीं करोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। अरे भाई, हमें क्यों जेल जाना पड़ेगा? कैरेक्टरलेस मेरी वाइफ है, जेल में जाऊंगा। जज साहब इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं। जज साहब कह रहे तुम पत्नी को माफ नहीं कर सकते। अरे पति कौन से दूध के धुले हुए होते हैं, अपने जीजा के साथ ही तो उसने एक रात गुजारी, क्या दिक्कत है उसमें। मतलब एक हाई कोर्ट जज ऐसी बातें कर रहा है, ये कितने शर्म की बात है। मतलब उसका एविडेंस देखा मैंने, जज साहब इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। तो ऐसा आए दिन देखने को मिल रहा है कि जुडिशरी कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि भाई हम तो कैरेक्टरलेस वाइफ के साथ हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो कानून लिखा हुआ है किताब में, वो किताब में ही लिखा रह जाए और जज साहब जो है वो कानून को ताक में रख के जजमेंट पे जजमेंट पास करते जाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और एक नया ही पैटर्न शुरू हो जाए कि भैया भले वो कैरेक्टरलेस है, तुमको भरण पोषण देना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एक संवैधानिक संस्था बननी चाहिए जो जजों के निर्णयों की मॉनिटरिंग करे कि इनके निर्णय कितने सही थे, कितने गलत थे। साथ में ऐसे जजों को दंडित भी किया जाए। जब कभी भी वाइफ के कैरेक्टर पर उंगली उठती है तो अदालतों में बैठे जज ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे कि उनकी सगी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी गई हो। जज इस तरीके से मतलब हस्बैंड पर टूट पड़ते हैं कि भैया तुमने जैसे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया कि तुमने ऐसा कहा कैसे, फलाना ढेमका। पहले कैरेक्टरलेस साबित करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आजकल तो ऐसा होगा कि एविडेंस अगर आप देंगे तब भी उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। और सेक्शन 497 जो आईपीसी में हुआ करता था, जिसमें चरित्रहीन पुरुष को दंड देने का नियम था लेकिन महिला को नहीं था। आप देखिए
कि ये किस तरह की जेंडर इक्वलिटी की बातें करते हैं। तो उसमें चरित्रहीन महिला को भी दंड देने के लिए कहा गया था। कहा गया इन द सेंस कि एक शख्स ने PIL लगाई थी और उनका ये कहना था कि ऐसी महिला जो कैरेक्टर लेस उसको सजा मिले, क्योंकि कोई महिला जो मैरिड है वो किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो जरूरी थोड़ी कि उस पुरुष को पता हो कि वो मैरिड है। तो इस शक्ल में तो लिखा नहीं रहता। हालांकि पहले लिखा रहता था कि पहले जो महिलाएं थी वो मांग में सिंदूर भरती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये ट्रेंड भी खत्म हो रहा है। ठीक है, वरना महिला का मांग में सिंदूर भरना बहुत मतलब पहली निशानी हो जाती थी कि महिला तो मैरिड है, लेकिन अब ये ट्रेंड भी खत्म हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े घर की महिला होती है उतनी बिगड़ी होती है। भाई बड़े घर का मतलब ही ये होता है जितना जितना बड़ा घर, अमीर घर, उतनी बिगड़े लड़की, उतना घटिया और उतना ही निम्न स्तरीय कैरेक्टर, उतना ही गरीब कैरेक्टर। जितनी अमीर लड़की उतना गरीब कैरेक्टर, ये रियलिटी है। हालांकि सब पे लागू नहीं, लेकिन 90% पे लागू होता है। तो उसमें 497 में ये मांग की गई थी कि भाई जो वो महिलाएं कैरेक्टरलेस उनको दंड मिले। अब सुप्रीम कोर्ट फंस गई थी कि अब क्या करें इसमें। तो चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया कि वो जो मतलब पिटीशन लगी थी उस पिटीशन के बिहाफ पर मतलब शायद 4 या 5 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने क्या किया कि जो 497 सेक्शन था उसको ही हटा दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसमें चलो सेक्शन तो हटाया आपने, लेकिन उसमें जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसमें एक बयान जारी किया था। अब मतलब जो ये लोग कहते हैं वो कभी उस जजमेंट में नहीं लिखते, वरना हंगामा हो जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि गलत कह रहे हैं। तो उन्होंने बयान जारी किया था कि जो महिला होती है उसकी यौन इच्छा पुरुष की संपत्ति नहीं है। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला जो है कहीं ना कहीं परिवारों को तोड़ने की कसम खा के बैठे हैं। मतलब मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जो है शादी करता है, एक महिला जो है किसी पुरुष से शादी करती है, अग्नि के फेरे ले जाते हैं, समाज के सामने सब कुछ होता है। उसके बाद वो महिला अपना घर बार छोड़कर देवताओं को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर अपने पति के घर आती है, और उसके बाद वो महिला किसी गैर मर्द से संबंध बनाया। और उसके बाद चंद्रचूड़ साहब जज ये कह रहा है कि जो है महिला की यौन इच्छा पति की संपत्ति नहीं है। अब इतना बेशर्मी वाला बयान कोई कैसे दे सकता है? भाई ये बात तो पुरुषों को बोलनी चाहिए कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मेहनत की कमाई है, उस पर महिला का अधिकार नहीं है, हम महिला की संपत्ति नहीं है, हम ATM मशीन नहीं है। तो ये बात तो आज तक जुडिशरी ने कभी कही नहीं। भाई ये बात तो पुरुषों पर लागू होती है। पत्नी गुलछर्रे उड़ा रही है, हम मेहनत करके कमाते हैं, बाद में उस पर भरण पोषण थोप दिया जाता है। इस तरह की जो जजमेंट्स है ना, ये जजमेंट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कि अतुल सुभाष जैसे लड़कों ने सुसाइड किया, क्योंकि ये निर्णय घातक हैं। आप इन निर्णयों को अगर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये निर्णय ये सरकार के कहने पे नहीं देते, ये तो इनकी मन घड़त चीज़ें चल रही है। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ये बड़ी समस्या है। आप एक बार नेताओं पे उंगली उठा सकते हैं, उन्हें गाली भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन आप इन जजों पे उंगली उठाते तो आपको बहुत कुछ हो सकता है। इनके निर्णय ही गलत हैं। भाई जो लॉ बनाया गया है उसको आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पत्नी जारता है यानी उसमें एडल्ट्री में रहेगी तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। तो आप जो है इस चीज को नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? ये तो खुल्लम खुल्ला क्या है कि जो लॉ लिखा है उसकी हत्या की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो ये वीडियो जो आने वाली चीफ जस्टिस है इस देश की, 2 महीने के चीफ जस्टिस बनेंगी, जस्टिस नाग रत्ना नाम है उनका, पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी वो भारत की। और इनके पिता भी जज थे, इसीलिए मैडम जज बन गई हैं। ठीक है, आपको कॉलेजियम से, ये भी कॉलेजियम की ही जज है, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। तो उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि एक यंग लॉयर थे कोई, उन्होंने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन लगाई होगी किसी डिपार्टमेंट में, नगर निगम से संबंधित थी वो। उनको जानकारी नहीं मिली, फर्स्ट अपील सेकंड अपील तक गए, उसके बाद उन्होंने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया।
तो जस्टिस नागरत्ना उनसे कह रही थी कि वाई यू हैड फाइल दिस एप्लीकेशन, यू आर यंग लॉयर, यू आर नॉट आरटीआई एक्टिविस्ट। अब मुझे बताओ कि ये किस तरह की बयानबाजी है एक जज की। सेकेंड थिंग, वो उनसे रीजन पूछ रही थी आरटीआई फाइल करने का, जबकि आरटीआई एक्ट में साफ लिखा है कि किसी व्यक्ति से आरटीआई लगाने का कारण नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप कारण पूछेंगे और बाद में उसने कारण बताया तो आप उस कारण को रिजेक्ट करके आरटीआई खारिज कर देंगे। इसीलिए सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आरटीआई लगा रहा है उससे उसका कारण नहीं पूछा जाएगा। तो वहां पर जस्टिस नागरत्न से कारण पूछ रही है और फाइनली उसने उस यंग लॉयर की पिटीशन को खारिज कर दिया। मैं उस वीडियो को देख के हैरान हूं कि भाई अगर किसी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन लगाई है तो एनी हाउ जो उसका ऑब्जेक्ट है कि एनी हाउ यू हैव टू प्रोवाइड हिम इन्फॉर्मेशन, आपको उसको जानकारी देना ही है, आपको सारे एफर्ट लगाने जिससे उसको जानकारी मिल जाए। आप डायरेक्ट उसकी आरटीआई खारिज नहीं कर सकते। और चलो खारिज कर दी तो कर दी, जब वो सुप्रीम कोर्ट आ रहा है तो वहाँ पर जज इस तरह के अनैतिक बातें बोल रहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है जज, और जो लॉ कहता है सीधे उसकी धज्जी उड़ा रही है। कानून में साफ लिखा है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते कि उसने आरटीआई क्यों लगाई है, उसको जानकारी क्यों चाहिए, ये कारण आप उससे नहीं पूछ सकते, उसमें लिखा हुआ है ये। और ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, इसी से आरटीआई एक्ट को बल मिलता है। लेकिन यहाँ पर जज साहिबा पूछ रही है कि तुमने आरटीआई क्यों लगाई, तुम इसका क्या कारण था, वो क्यों बताएगा तुमको कारण। आप जज की कुर्सी पर बैठी हैं, आप लॉ पढ़ के नहीं आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो जज बैठे हुए हैं ये कानून पढ़ते हैं ही नहीं, और हर चीज में अपना जो दिमाग का मतलब उल जलूल इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल दिमाग का। भाई जब लॉ पहले से बना हुआ है कि कैरेक्टरलेस वाइफ को भरण पोषण नहीं मिलेगा और एक पति उसको साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये क्या बात हुई कि भाई तुम तो उसको साबित ही नहीं करने दे रहे हो। अगर मान लो पति उसका वीडियो बना कर दिखा दे तो क्या पता हो सकता है ये उसको प्राइवेसी का वायलेशन मान ले। अगर हस्बैंड जो है उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ले तो हो सकता है प्राइवेसी का वायलेशन मांग ले। जबकि इनसे अच्छे तो पहले अंग्रेजों के जज हुआ करते थे, उनको प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। प्रीवी काउंसिल ने एक जजमेंट दिया था, बड़ा अच्छा जजमेंट था। वो ये कि कोई व्यक्ति छल कपट करके सबूत लाया हो, कोई व्यक्ति कहीं से भी सबूत लाया हो, अगर उसका सबूत कहीं ना कहीं रिलेवेंट है और जो वो आरोप लगा रहा है उस आरोप को वो सबूत साबित कर रहा है, या जो दलील दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, उन स्टेटमेंट या उसकी दलील को वो एविडेंस जो लेके आया है वो साबित करते हैं, तो उस सबूत को सबूत माना जाएगा। इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्ति सबूत कहाँ से लाया, छल से लाया, कपट से लाया, झूठ बोल कर लाया। तो ये जजमेंट अंग्रेजों की अदालत ने दिया था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो मेरा तो ये कहना है कि ब्रिटिशर ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अरे भाई कानून की पहली किताब पूरे वर्ल्ड में भारत में लिखी गई जिसका नाम है न्याय शास्त्र। ऐसा कहा जाता है कि लाखों साल पहले इसको ऋषि गौतम ने लिखा था। तो जब हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसी किताबें लिखी गई और वहाँ पर जजों का स्तर अगर ऐसा हो तो ये बड़े शर्म की बात है। जब प्रीवी काउंसिल का ये जजमेंट है जिसमें कहा है कि कोई सबूत कैसे भी लाया हो, लेकिन उस सबूत से अगर उस व्यक्ति के संबंध में कुछ भी साबित हो रहा है तो वो सबूत वैलिड है। तो इतना कॉमन सेंस जजों में नहीं है। ये कहीं प्राइवेसी का हवाला देके, कुछ भी हवाला देके ये लोग कई सबूतों को खारिज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो गैर कानूनी है, मैं इस तरह के कानूनों का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। पहले मैं बता दूं, जैसे कहते हैं ना कॉल रिकॉर्डिंग प्राइवेसी का वायलेशन है, मैं नहीं मानता। ये तो बड़ी छोटी सोच हो जाती है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग प्राइवेसी का वायलेशन है तो एक व्यक्ति जिस पे बलात्कार का आरोप है उसका सीमेन उससे लिया जाता है, तो ये प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। वही जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है उसका सीमेन उससे लिया जाता है ना, जांच करने के लिए, तो क्या ये प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? मना करते मैं नहीं दूंगा मेरा सीमेन, वो तो उसके अंदर से निकलता है ना, बॉडी से, तो ये प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। तो ये जो इन्होंने क्या, इसको चीप मेंटेलिटी, छोटी सोच बोलते हैं, बिल्कुल छोटी सोच। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी बातों में ही को राई का पहाड़ बना लेते हैं। वही हाल सुप्रीम कोर्ट का है कि भैया तुम किसी कॉल रिकॉर्ड करोगे, प्राइवेसी का वायलेशन, कौन सा वायलेशन हो जाएगा प्राइवेसी का यार? ऐसा कौन सा वायलेशन हो जाएगा?
भाई कोई हमसे बात कर रहा है तो हमें सब बता ही रहा है, वो हमने सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया है, और अगर वो हमारे किसी कानूनी प्रक्रिया में काम आ रहा है तो उसको तो हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें प्राइवेसी का वायलेशन वाली बात कहाँ से आ गई? अगर ये प्राइवेसी का वायलेशन है तो फिर आपने जगह जगह सीसीटीवी लगा के रखे हैं, ये भी प्राइवेसी का वायलेशन है। भाई हम कई बार किसी जगह पे अकेले बैठते थोड़ी देर के लिए, है ना, शांति के लिए, किसी गार्डन में चले गए, किसी होटल में गए, तो वहाँ तो सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, वो प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। और वहाँ जो बातचीत हो रही है वो भी उस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, वो प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। बोले प्राइवेसी के वायलेशन की डेफिनेशन ही क्या समझ में नहीं आ रही है। जजों ने उल जुलूल परिभाषाएं, मतलब बिना सिर पैर की परिभाषाएं तय कर दी हैं। और जब कहीं पर किसी ऐसे मामले का जिक्र हो रहा है जिससे कि परिवार टूट सकते हैं, तो उसको प्राइवेसी का वायलेशन नहीं कहेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले एक जजमेंट, 2 तरह के जजमेंट आए, जिसमें कि एक जजमेंट में ये हुआ कि हस्बैंड ने वाइफ की कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, तो जज ने उसको एविडेंस नहीं माना। उन्होंने कहा कि आपने प्राइवेसी का वायलेशन किया है। और एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कि पत्नी ने अपनी सास और ननद इन दोनों की जो बातें हो रही थी उसको रिकॉर्ड करके कोर्ट में दिखा दिया, तो कोर्ट ने उसको एविडेंस माना। तो भैया ये क्या बात हुई कि कॉल रिकॉर्डिंग हम लेकर आए तो आप नहीं मानते हो, महिला लेकर आए तो आप मान लेते हो। ऐसा ही 2 जजमेंट और बताता हूँ आपको, जिसमें एक जजमेंट में ये हुआ कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पति का कहीं अफेयर है तो पति को दंड मिलना चाहिए। वहीं दूसरे जजमेंट में मुंबई हाई कोर्ट कह रही है कि पत्नी भले कैरेक्टर लेस हो, उसको दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि 497 हटा दिया गया है। मतलब जो काम पति कर रहा है वही पत्नी करे तो वो माफ हो जाता है। अरे भैया ये कौन सी ट्रेडिशन चला रहे हो? फिर एक जजमेंट ये दिया इन लोगों ने कि हम भले पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वाइफ कांट बी कंपेल्ड टू डू जॉब वेदर शी इज क्वालिफाइड और नॉट। तो फिर यही बात तो हस्बैंड पर लागू होती है कि भैया पति को भी नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो जब हम देखते हैं इन चीज़ों को तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है खुला वायलेशन किया जा रहा है। ठीक है, ये जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है लॉ की, इसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है और इसको संसद को संज्ञान लेना पड़ेगा। और आम नागरिक ये कर सकता है कि इन चीज़ों के खिलाफ आप आपस में चर्चा करें, अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को फैलाएं, क्योंकि ये चीज़ें जितना फैलेंगी उतनी इन पर चर्चाएं होंगी और उसके बाद ही कोई परिवर्तन होगा। वरना इंडिया में लोगों की समस्या ये है कि खाओ पियो मौज करो, हमें क्या। ये बहुत प्राचीन बीमारी है भारतीयों की। वो ये सोचते हैं कि वो उसके साथ हो रहा मेरे साथ नहीं होगा, और यही चीज़ आखिरी में आपको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह के जो लॉ हैं इनका विरोध कीजिए, जितना भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है। जब आप इनका विरोध करेंगे तभी जो है आपको इन चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और एक और बात कहना चाहूँगा कि मुझे सीधे कॉल ना लगाया करें, ठीक है। मुझे कॉल लगाने के पहले एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें। आप कई लोग होते जो कभी भी कॉल लगा के शुरू हो जाते हैं अपनी समस्याएं बताने, तो भाई मैं टोल फ्री नंबर नहीं हूँ, ठीक है। आप पहले व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, उसके बाद मुझे लगेगा कि मेरे पास टाइम है तो ही मैं आपसे बात कर पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को अपना नंबर देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने भी काम रहते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे अपने भी वर्क होते हैं, तो मेरे पास जब समय रहे तभी कॉल लगाएं, और समय है कि नहीं इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बाद ही आप मुझे कॉल लगाएं। मैं अक्सर कहता हूं कि फर्स्ट व्हाट्सएप मी, पहले मुझे व्हाट्सएप करें, उसके बाद ही फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट देता हूं बात करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।